Hi friends, welcome back to Learn with Lucy. This video is for class 12 physics and the chapter name is alternating current. So मैंने इस चैप्टर के ऊपर इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है, 2 वीडियो बना चुकी हूँ. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एंड यूज्ड इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट. इस वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है और यूज होता है मैक्सिमम उसमें से होता है अल्टरनेटिंग करेंट. ये किस लिए होता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर वैल्यू बाय मीन्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर के थ्रू एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट उसका कॉज है, इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाते हैं एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के थ्रू द ट्रांसफार्मर. तो इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से कैसे हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली एंड एफिशिएंटली. उसका मेन मैकेनिज्म जो था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये मैं फर्स्ट वीडियो में अच्छे से उसका मैकेनिज्म को समझाया है. ठीक है, फिर उस मैकेनिज्म में आता है फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, ये सब भी मैंने डिस्कशन किया है. और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, किस किस चीज़ में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है, ये भी मैंने डिस्कशन किया है. उसके बाद ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, किस तरह से इजीली एंड एफिशिएंटली हम लोग एक एसी वोल्टेज का एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे थ्रू ट्रांसफार्मर, ये हमने पढ़ा था. और ट्रांसफार्मर में एफिशिएंटली काम होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल वेव कैसे रहता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरह से रहता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रहता है, और ये जो वेव किस तरह से प्रोपागेट होता है, वेवलेंथ क्या है, ये सब हमने डिस्कशन किया है. और ट्रांसफार्मर जो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है उसका मेन प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. ये भी हमने पढ़ा है. ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो आयरन कोर है, वो लैमिनेटेड आयरन कोर, जिसके वजह से कि हम लोग एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पा रहे हैं. मैक्सिमम एफिशिएंटली मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज को मिनिमम लॉस से हम लोग मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर पा रहे हैं. एफिशिएंट का मतलब ये है कि लॉस हमारा कम होगा और मैक्सिमम एनर्जी हम एक साइड से दूसरे साइड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं. तो ये जो आयरन कोर का काम क्या है और ये जो लैमिनेटेड किया गया है आयरन कोर को किस लिए किया गया है, किस तरह से वो एनर्जी को जो लॉस को मिनिमाइज करता है, और ये एडी करंट लॉस वो होता क्या है, एडी करंट है क्या, वो कैसे जनरेट होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया है. इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको मतलब अच्छे से जानना है तो फिर मेरा लास्ट 2 वीडियो को अगर आप देख लोगे, इन सब कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से उस वीडियो में मिलेगा. ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इकोनॉमिकली विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करेंट का एनर्जी को हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस में हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट एनर्जी को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, वो भी इकोनॉमिकली मतलब कम खर्चे में. ठीक है ना, मतलब लॉस कम होगा, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस भी कम होगा. तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं. एक है, 2 मेन वजह है जिसके वजह से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं. क्योंकि एक है कि हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पा रहे हैं एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को थ्रू ट्रांसफार्मर. सेकेंड है, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का एनर्जी को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत दूर तक हम लोग ट्रांसमिट भी कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे
विदाउट मच एनर्जी लॉस कम होगा तो उस अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, किस तरह से, क्यों, किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी को ही सिर्फ हम लोग किस तरह से कर पाएंगे और इसको ही क्यों, ठीक है, कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब किस तरह से इतना दूर तक हम लोग कुछ किसी एनर्जी को भेज रहे हैं और लॉस का एनर्जी भी कम हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है और किस तरह से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो ट्रांसफार्मर का जो पढ़े थे उसका कुछ बच गया था, एक है वोल्टेज रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। वोल्टेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, द ट्रांसफार्मर चेंजेस द वोल्टेज बेस्ड ऑन द रेशियो टर्न। मैंने कहा था रेशियो टर्न के बेस पे वो क्या करता है ना, वोल्टेज क्या करता है ना, चेंज करता है, मतलब वन वैल्यू से दूसरे वैल्यू में वो क्या कर रहा है ना, कन्वर्ट कर पा रहा है। तो किस तरह से कर पा रहा है, तो उसका टर्न रेशियो क्या है, ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, ये क्या है, आयरन कोर है, और ये है सेकेंडरी कॉइल। और इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी टर्न होता है नंबर ऑफ टर्न N1 और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न को N2 बोलते हैं। इसमें जो ऐसी वोल्टेज देते हैं इसको बोलते हैं V1 और सप्लाई साइड में जो वोल्टेज जनरेट होता है आउटपुट वोल्टेज इसको बोलते हैं V2, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज रेशियो का फॉर्मूला है क्या है, द ट्रांसफार्मर चेंजेस द वोल्टेज बेस्ड ऑन द टर्न रेशियो इन द कॉइल। ये जो वोल्टेज, जो न्यू वोल्टेज जो जनरेट कर रहा है ये किस बेस पे कर रहा है ना, टर्न रेशियो के बेस पे ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है, टर्न रेशियो, ये टर्न रेशियो है क्या, ठीक है। डिफाइंड एज VS मतलब V सप्लाई, सेकेंडरी, S मतलब सेकेंडरी, VS बाई VP मतलब ये VS बाई VP, VS मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, ये क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज VS, इसको V2 लिख सकते हैं या फिर VS लिख सकते हैं। ये प्राइमरी साइड को क्या लिखेंगे, VP, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, NP, और इसको क्या लिखेंगे, NS, सेकेंडरी साइड को। तो VS बाय VP मतलब सेकेंडरी बाय प्राइमरी इज इक्वल्स टू NS बाय NP। ये जो है इसको क्या बोलते हैं ना, टर्न रेशियो, इसको क्या बोलते हैं ना, टर्न रेशियो। V इज द वोल्टेज, N इज द नंबर ऑफ टर्न एंड P इज द प्राइमरी एंड S इज द सेकेंडरी। तो स्टेप अप वर्सेस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वेयर NS मतलब सेकेंडरी साइड का कॉइल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा rather than the primary side voltage, ठीक है। The step up transformer NS is greater than NP increases the voltage essential for lowering the current, ठीक है ना। तो इधर स्टेप अप में क्या हो रहा है ना, NS क्या हो रहा है ना, ग्रेटर देन क्या हो रहा है ना, NP हो रहा है, ठीक है। NS अगर ग्रेटर देन NP हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी साइड वोल्टेज। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू I। अगर V बढ़ रहा है, पावर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर है, ठीक है ना, उसका रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, कितना केवीए का होता है ट्रांसफार्मर, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो ये तो पावर कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा, ठीक है ना। सेकेंडरी साइड का करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। करंट अगर कम हो गया तो क्या होगा, लॉस क्या हो जाएगा, ये लॉस है ना, I²R लॉस है, ये लॉस क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द वोल्टेज को इंक्रीज करता है, एसेंशियल फॉर द लोअरिंग करंट। उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट कम होता है एंड मिनिमाइजिंग द पावर लॉस ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब जहाँ पे पावर जनरेट होता है और जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे क्या होगा ना, डिस्टेंस क्या होता है ना, बहुत लंबा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में लॉस जितना कम होगा, लॉस
कम करना है, लॉस कम करना है मतलब क्या करना है ना, करंट को कम करना है, करंट को कम करना है मतलब क्या करना है, वोल्टेज को ज्यादा करना है। कैसे करना है, जैसे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो एनएस क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड का टर्न रेशियो क्या हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा rather than द प्राइमरी साइड। ठीक है, तो इसके वजह से सेकेंडरी साइड का क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा rather than द प्राइमरी साइड। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज बढ़ गया। पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, कितना केवीए का आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, ये है ना, तो ये पावर क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज हमारा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर लॉस, वो क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा। इसीलिए हम लोग जब क्या करते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जब करते हैं तब हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, अभी आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेयर एनएस इज लेस देन एनपी। एनएस क्या हो गया, सेकेंडरी साइड का टर्न रेशियो क्या हो गया, एनएस क्या हो गया ना, कम हो गया, सेकेंडरी साइड का टर्न रेशियो कम हो गया, तो वीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वीएस इज लेस देन बीपी, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या होगा ना, वोल्टेज अगर लेस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, जैसे कि होम वगैरह में, हमारा सेफ वैल्यू का, हमारे लिए जो सेफ्टी वैल्यू है वोल्टेज का, हाई वोल्टेज अगर रहेगा तो फिर हमारा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो सब, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह वो सब खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो वोल्टेज लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज रहने के लिए हम लोग उधर क्या करेंगे ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, जो हमारा सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें चाहिए फॉर होम। तो उसके लिए वोल्टेज कम चाहिए, हम लोग उधर क्या करेंगे ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एनएस इज लेस देन एनपी डिक्रीजेस द वोल्टेज एनेबलिंग सेफ, मतलब सेफ वैल्यू, वोल्टेज का जितना सेफ वैल्यू हमारे घर के लिए चाहिए उतना करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड में क्या करते हैं ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसके वजह से कि वोल्टेज का जो वैल्यू, हाई वैल्यू का वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा ना, सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट हो पाएगा। लोअरिंग वोल्टेज कंजप्शन इन द होम एंड द बिजनेस। तो होम्स एंड बिजनेस के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वहाँ पे क्या यूज होता है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। द सिस्टम इज प्रिफर्ड बिकॉज transformer allows AC voltage to be converted efficient, ऑफन एक्सीडिंग 95%, मतलब एफिशिएंटली वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मतलब जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा है 100%, तो वो जो ट्रांसफर कर रहा है वो 95% तक एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहा है, 5% लॉस हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, लॉस जितना होगा उतना क्या हो जाएगा, हमारा कोई फायदा नहीं है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, एफिशिएंटली वोल्टेज को चेंज करता है वन वैल्यू टू द अदर वैल्यू। ये किस वजह से होता है ना, एसी के वजह से होता है, इसीलिए हम लोग एसी करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मेन कंसेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है हाउ द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी, सेकेंड जो पॉइंट था, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट था, अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। How the alternating current energy can be transmitted and distributed over long distance economically without much loss of energy। तो इकोनॉमिकली मतलब पैसा भी कम खर्च हो, लॉस भी हमारा कम हो और हमारा एनर्जी भी ट्रांसमिटेड हो जाए। तो इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी चाहिए। तो ये किस तरह से होता है, काम करता है, ये अभी ये वाला क्वेश्चन आता है। टू ट्रांसमिट अल्टरनेटिंग करंट AC over long distances economically with minimal energy loss। द की आइडियाज, मतलब कम एनर्जी लॉस होगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो पाएगा। ये किस तरह से होगा, ट्रांसमिट पावर एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट। पहले क्या करना है, मैंने कहा था क्या करना है, जहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है वहाँ पे क्या करना है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना है, ताकि हम लोग लेस मिनिमम पावर लॉस के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर पाए। ट्रांसमिट द पावर एट हाई वोल्टेज में अगर ट्रांसफर करेंगे पावर को तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। एंड लो करंट करने के वजह से लॉस क्या होगा, लो करंट होने से लॉस जो कि है I स्क्वायर R, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
ठीक है ना। वोल्टेज हाई होगा, वोल्टेज हाई होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन टू इंपोर्टेंट प्रिंसिपल, दो इंपोर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस है। एक है पावर रिलेशन P इक्वल टू V इंटू आई, जो P जो कि क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग आप जब ट्रांसफार्मर खरीदते हो तो क्या करते हो, ये कितना केवीए का है ये पूछते हो या नहीं, मतलब उसका पावर क्या है, वो कांस्टेंट पावर है। ठीक है, वो कितना पावर कंजप्शन करेगा ये उसका कांस्टेंट है। तो 10 केवीए का लेट है, तो उधर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप अप लगा रहे हैं, तो वोल्टेज को वो ज्यादा कर रहा है, ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर ए गिवन पावर इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज द करंट आई डिक्रीजेस, आई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंड जो की फैक्टर है वो क्या है ना, पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन, पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस हो रहा है, मतलब हम लोग एनर्जी जब ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरेशन मतलब जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा है और जहाँ पे एनर्जी यूज होगा डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, तो वहाँ तक ट्रांसमिशन करने में बहुत ही लंबा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसमें पावर लॉस क्या होगा, होगा। तो पावर लॉस जो होगा वो पावर लॉस को क्या करना है, कम करना है, द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन वायर, मतलब जो ट्रांसमिशन वायर है उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम लोग अच्छे से अच्छे कंडक्टर अगर यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एक तो अच्छा कंडक्टर यूज करना है, ठीक है, और क्या है, और किस तरह से कम कर सकते हैं पावर लॉस को, और एक आई को कम करके। आई को कैसे कम करेंगे, अगर हाई वोल्टेज, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर यूज कर लिए, वोल्टेज अगर हाई हो गया तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो फिर स्क्वायर, तो पावर लॉस कितना होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। द लॉस डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट, लॉस क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर। सो रिड्यूस द करंट ड्रास्टिकली, रिड्यूस द एनर्जी लॉस। तो करंट रिड्यूस होने की वजह से एनर्जी लॉस जो होता है वो कैसे होता है, स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ड्रास्टिकली कम होता है। ठीक है ना, करंट अगर कम हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है ना, ड्रास्टिकली कम हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। अभी आते हैं हाउ इट इज डन इन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू किस तरह से ये काम करता है, अभी पढ़ते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है एट द पावर स्टेशन, मतलब जहां पे कि पावर जनरेट होता है पावर स्टेशन में। द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू वेरी हाई वैल्यू, मतलब वोल्टेज को हम लोग बहुत ही हाई वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कितना, जैसे कि 132 kV और 220 kV एटसेट्रा, इतने में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पर इस वोल्टेज को हम लोग होम में यूज नहीं कर पाएंगे, बस इस वोल्टेज को इसलिए इतने वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लो अमाउंट ऑफ करंट के थ्रू ट्रांसमिशन हो सके, हम लोग एनर्जी ट्रांसमिट कर पाए, इसीलिए इतने हाई वैल्यू में हम लोग उसको वोल्टेज को कर रहे हैं। दिस रिड्यूसेस द करंट, इसके वजह से इतना हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज करने के वजह से करंट कम हो जाएगा, जिसके वजह से कि आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन आ गया ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा ना, हाई वोल्टेज एसी इज सेंट, हाई वोल्टेज एसी मतलब कितना हो गया, 132 kV हो गया या फिर 220 kV हो गया। इतना हाई वोल्टेज का जो एसी है उसको क्या करते हैं ना, सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ लेस लॉसेस। क्योंकि लेस लॉसेस कैसे हो गया ना, करंट क्या हो गया, कम हो गया, तो फिर लॉस क्या हो गया, आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। देन थर्ड स्टेप क्या होता है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे ना, नियर द होम्स इंडस्ट्रीज। वोल्टेज इज रिड्यूस टू सेव वैल्यू, मतलब हमारा जो वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं कितने वैल्यू में ट्रांसमिट, 132 kV किलो वोल्ट एंड 220 kV, पर इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, ये सेफ नहीं है होम के लिए। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट सब क्या हो जाएगा ना, जल जाएगा। ठीक है ना, हमारा सेफ वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट और 440 वोल्ट, इतना ही होता है, इसी रेंज में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, नियर होम्स एंड इंडस्ट्रीज वोल्टेज इज रिड्यूस टू द सेफ वैल्यू दैट इज 220 वोल्ट टू 440 वोल्ट। तो वहाँ पे वोल्टेज हमें कम चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक पावर प्लांट लगाया है हुआ है जहाँ पे कि हमारा पावर जनरेशन होता है। तो हमें ये पावर को क्या करना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होम तक पहुंचाना है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है। तो क्या करना है, ये पावर प्लांट से हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो वोल्टेज है इसको बढ़ा के 132 केवी या फिर 220 केवी किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू। फिर आएगा ट्रांसमिशन सब स्टेशन, तो सब स्टेशन के आएगा, फिर जैसे टावर टावर टावर, देन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। यहाँ पे क्या होगा ना, और एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो कि क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे होम के लिए जितना वोल्टेज चाहिए या फिर हमारे इंडस्ट्रीज के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज में ये कन्वर्ट कर पाएगा, दैट इज 220 वोल्ट टू 440 वोल्ट। देन ये उधर से जाएगा होम में, ठीक है। तो अभी इतना सब हो गया। तो इन सब में एसी ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं हम लोग, व्हाई हम लोग अल्टरनेटिंग करंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब मेन रीजन क्या है, क्योंकि एसी वोल्टेज कैन बी इजीली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। एसी वोल्टेज को हम लोग इजीली इंक्रीज कर पा रहे हैं और डिक्रीज कर पा रहे हैं, इजीली इंक्रीज कर पा रहे हैं और डिक्रीज कर पा रहे हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कैसे काम करता है वो तो पता है, व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होके मतलब ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है और एक क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होता है। और क्या होता है ना, टर्न रेशियो के थ्रू हम लोग वोल्टेज का वैल्यू क्या करते हैं ना, बढ़ा और कमा सकते हैं, हमारा जितना वैल्यू चाहिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाने के लिए वोल्टेज का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, और अगर घटा रहे हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। AC voltage is easily increased or decreased by adjusting the number of turns। ये कैसे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग एडजस्ट करके, अगर हम लोग सेकेंडरी साइड का अगर टर्न्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब लोड साइड का टर्न को अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। तो फिर सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो हमारा अगर हम लोग आउटपुट में लो वोल्टेज चाहते हैं, हम लोग उधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, जहाँ पे कि लोड साइड में जो टर्न्स होता है, सेकेंडरी साइड टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो कम होता है, इसीलिए सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। इन द कॉइल मेकिंग द ट्रांसफार्मर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन। तो उससे एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन होता है। एफिशिएंट पावर मतलब क्या है, मैक्सिमम 90 मतलब एनर्जी जनरेट हो रहा है 100%, हम लोग 95% तक, 95, 96, 97% तक हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं एफिशिएंटली। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंटली हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो क्यों ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर का आयरन कोर की वजह से, लैमिनेटेड आयरन कोर की वजह से हम लोग उस एडी करंट लॉस करें। ये सब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से पूरा ये सारा कंसेप्ट मैंने अच्छे से कंसेप्ट पूरा डिस्कशन किया है। आप चाहे तो इस कंसेप्ट को अगर हाउ एफिशिएंटली ट्रांसफार्मर वर्क अगर आप जानना चाहते हो, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। देन ओनली एसी वर्क्स बिकॉज ट्रांसफार्मर नीड ए चेंजिंग करंट। क्यों एसी, मतलब हम लोग मतलब एसी ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग डीसी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल का पूरा कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिया है, आप जाके देख लो। तो हमें उधर क्या होगा, अगर डीसी होगा तो कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है तो फिर उसका फ्लक्स भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसमें कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो पाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट होने के वजह से, अल्टरनेटिंग करंट के वजह से मतलब क्या हो रहा है, करंट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो चेंज होने की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंडर अगर कोई एक कंडक्टर आ रहा है तो उसके अक्रॉस में ईएमएफ जनरेट होगा और वोल्टेज जनरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग एसी को करते हैं। ओनली एसी वर्क्स बिकॉज ट्रांसफार्मर नीड्स ए चेंजिंग करंट। क्यों चेंजिंग करंट चाहिए, चेंजिंग करंट के वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये जो है मेन प्रिंसिपल किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, टू क्रिएट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
पर डीसी में क्या होता है, डीसी करंट दैट इज डायरेक्ट करंट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, सो इट कैन नॉट इंड्यूस वोल्टेज। कैसे इंड्यूस करेगा, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टर रखेंगे तो उसके अक्रॉस में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसे प्रिफर करते हैं, डीसी इज कांस्टेंट सो इट कैन नॉट इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए मैक्सिमम हम लोग जितना भी पावर जनरेट करते हैं और जितना भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सब क्या होता है ना, एसी में होता है, अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में होता है। AC voltage makes the long distance transmission efficient and economic। मतलब AC वोल्टेज के वजह से हम लोग मतलब लंबा डिस्टेंस पावर जनरेशन एक जगह पे कर रहे हैं, हमारा यूज दूसरी जगह पे हो रहा है, तो इतने लंबा डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करने के लिए हमारा AC वोल्टेज ही सबसे क्या है, एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल है। क्यों, क्योंकि एसी वोल्टेज को हम लोग इजीली उसका वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। जहाँ पे हम लोग जनरेशन कर रहे हैं वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। उधर से उस ट्रांसफार्मर को यूज करके उसका वोल्टेज के वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अभी आते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर यूज होता है म्यूचुअल इंडक्शन, इसको भी मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेती हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेनन वेयर ए चेंजिंग करंट, जहाँ पे कि एक चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द नियर बाय सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा ना, म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे कि एक चेंजिंग करंट di/dt, चेंजिंग करंट मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल। अगर एक कॉइल में हम लोग एसी करंट दे रहे हैं, चेंजिंग करंट मतलब क्या, एसी करंट दे रहे हैं, तो फिर ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर रहा है और दूसरे कॉइल में सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फर्स्ट कॉइल में हम लोग दे रहे हैं एसी करंट, मतलब फर्स्ट कॉइल में हम लोग दे रहे हैं एसी करंट, तो एसी करंट के वजह से इधर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है ना, लिंक हो रहा है। लिंक होने के वजह से ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो लिंक होने के वजह से इधर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर एक वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअल इंडक्शन। इधर एसी करंट दे रहे हैं, इधर पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एसी करंट के वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है जो कि इस कॉइल में लिंक हो रहा है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अकॉर्डिंग टू द फाराडेज लॉ एंड द लेंजेस लॉ, ये दोनों लॉ के वजह से इधर क्या हो रहा है ना, एक ईएमएफ, इसके अक्रॉस में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। In one coil induces a electromotive force in a nearby secondary coil due to the changing magnetic flux according to the Faraday's law. It is the fundamental principle behind the transformer. ये ट्रांसफार्मर का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंडक्शन मोटर का है, वायरलेस चार्जिंग का है, और अलाउइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर विदाउट डायरेक्ट कंटैक्ट। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग तो इधर सप्लाई दे रहे हैं, इधर सप्लाई दे रहे हैं, पर इधर एनर्जी कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से इधर कैसे आ रहा है, कोई कंटैक्ट है क्या, कंटैक्ट नहीं है। तो वही बोल रहे हैं अलाउइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर विदाउट डायरेक्ट कंटैक्ट, कोई भी डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं है, फिर भी एनर्जी क्या हो रहा है ना, ट्रांसफर हो पा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ना, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे कि ये क्या हो गया ना, हम लोग इधर क्या कर रहे हैं ना, करंट दे रहे हैं, ठीक है। इस कॉइल में हम लोग करंट दे रहे हैं, तो करंट देने की वजह से ऐसे करंट आ रहा है ना, ऐसे करंट आ रहा है, करंट आने की वजह से इधर ऐसे अगर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट है ये क्या है, चेंजिंग करंट है। चेंजिंग करंट होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के ऊपर कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस कॉइल के अक्रॉस में ऐसे अगर कांटेक्ट में आएगा तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसके वजह से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। पर अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ क्या करता है, इधर जो इंड्यूस होगा जो करंट वो क्या करेगा ना, इस
इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, उस जो करंट हो रहा है उसको अपोज करेगा। उसी तरह से इसका करंट का डायरेक्शन निकलता है। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अभी इतने तक आ गया। फिर आता है मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इधर क्या हो रहा है ना, कॉइल वन में हम लोग एसी करंट दे रहे हैं। तो एसी करंट देने के वजह से इधर क्या हो रहा है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर लिंक हो रहा है, इधर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है। ए प्राइमरी कॉइल 1 क्रिएट्स ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट चेंजेस, जब एक करंट चेंज होता है, हु इज लिंक्स टू द सेकेंडरी एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो सेकेंडरी में लिंक होके वोल्टेज इंड्यूस करता है। फॉर्मूला क्या होता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल E2 इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ के वजह से होता है ना। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फैराडेज लॉ के हिसाब से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d∅dt, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जिस तरह से होगा, फ्लक्स भी उस तरह से होगा। तो d∅dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, di/dt, चेंजिंग करंट के हिसाब से होता है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, तो क्या हो गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, ये हो गया ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। और अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ क्या होता है, जो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसको ये क्या करेगा ना, अपोज करेगा। उसका कॉज को क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा ना, अपोज करेगा, इसीलिए माइनस साइन। अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, M is for the mutual inductance and di/dt। ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा देंगे तो कांस्टेंट एक लगेगा। तो M is the म्यूचुअल इंडक्टेंस, माइनस साइन किस लिए है, ड्यू टू द लेंजेस लॉ मैंने अच्छे से समझा दिया है पिछले वीडियो में, आप जाके अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है। The induced EMF in the secondary coil is proportional to the rate of change of current I1 in the primary coil. That is E2 is equals to minus M di1 by dt. ठीक है, अभी आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस that is M. This represent the ability of one coil to induce the voltage in the another. मतलब ये जो M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉइल दूसरे कॉइल में कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को जनरेट कर पा रहा है। अगर M का वैल्यू अगर ज्यादा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ज्यादा है, तो EMF भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो EMF क्या हो जाएगा, ज्यादा जाएगा, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इस कोर का कितना म्यूचुअली इंडक्टेड है, मतलब म्यूचुअल कपलिंग कितना उनके बीच में है, इन दोनों कॉइल के बीच में कपलिंग कितना अच्छा है। जितना अच्छा कपलिंग होगा उतना क्या होगा ना, ईएमएफ अच्छा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो पाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको बोलते हैं। तो हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द कॉइल ज्योमेट्री, कॉइल किस टाइप का, कॉइल का मतलब कॉइल किस टाइप का है, सिलिंड्रिकल है या फिर कैसा है, कोएक्सियल है, कैसा है कॉइल जो यूज हो रहा है वो कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, और मैग्नेटिक कपलिंग उन दोनों के बीच में, जो दो कॉइल हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, उनके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग किस तरह से, ये सब किसके ऊपर, ये सब को बेस करके म्यूचुअल इंडक्टेंस डिसाइड होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट है हेनरी, क्या है, हेनरी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय यूजिंग हाई वोल्टेज एंड लो करंट through transformer which reduces the power loss in the line। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, हाई वोल्टेज एंड लो करंट में पावर को ट्रांसमिट करता है। करंट लो होने की वजह से लॉस भी क्या होता है ना, कम होता है, ठीक है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, प्लीज से मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इस दोनों पॉइंट को 3 वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। क्यों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, ये जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्या तो ये दोनों
अल्टरनेटिंग करंट का मेन मतलब वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इस दोनों पॉइंट को मैंने अच्छे से पूरा डिस्कशन कर लिया है। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखोगे तो पूरा सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ऑल ओवर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वो उसका मतलब वो किस तरह से है वो हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो क्या है वो क्या होगा ना, किस तरह से वो होता है, उसका वेव किस तरह से होता है, एम्पलीट्यूड कैसे होता है, उसको किस तरह से उसका वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, प्लीज लाइक शेयर एंड support my channel. Thank you so much for watching. Any doubt, please say me in the comment section. I will try to come to